अच्छा जी, लास्ट टाइम हम जो लेक्चर मैंने आपको भेजा था दूसरा, उसमें आप लोगों को बताया था मैंने कि रीड लॉक और राइट लॉक्स दो तरह के लॉक्स होते हैं। तो लॉक की डेफिनेशन क्या की थी हम लोगों ने? सर लॉक के बारे में आपने यही बताया था ना कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर जैसे फॉर एग्जांपल राइट करना चाह रही है तो उसको लॉक लगा लेगी, तो उस दौरान जब तक वो कमिट नहीं हो जाती तो कोई और उस जगह पे राइट नहीं कर सकती, जबकि रीड अलाउ है वहाँ पे। और रीड इस तरह अलाउ होगा कि अनडू सेगमेंट में उसकी पुरानी कॉपी जाएगी तो वहीं से रीड करेगा। तो बिल्कुल लॉक ठीक है। लॉक कहते किसको है? ये कुछ चाइना का ताला तो है नहीं ये वाला लॉक। इस लॉक का मतलब क्या था? सर ये परमिशन ही which नहीं user अलाउ होती किसी को can operate एक्सेस on करने which की। data at what time. परमिशन के रीड कब करना है? बिल्कुल, ये परमिशंस है और ये इंफॉर्मेशन ट्रैकिंग है कि अगर मैं कहता हूँ एक डाटा आइटम के ऊपर एक राइट हो रहा है तो दूसरा राइट नहीं होने देना, तो किसने नहीं होने देना? डीबीएमएस ने। तो डीबीएमएस के पास ये इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि कौन सा यूजर इस टाइम कौन से डाटे को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं when we are talking about a lock means which user performing which operation on which data at what time। कौन सा यूजर किस डाटे पे कौन से वक्त पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? लॉक। अगर ये लॉकिंग की इंफॉर्मेशन डीबीएमएस के पास होगी तो उसके लिए ये मैनेज करना मुमकिन होगा कि वो राइट के साथ राइट अलाउ करता है या नहीं करता, राइट के साथ रीड करता है या नहीं करता। पहले ये इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। फिर हमने लॉक्स की मदद से क्या चीज़ अचीव की? हमने राइट और राइट ऑपरेशन जो है ये अलाउ नहीं हो सका। बाकी तीन दोनों पॉसिबिलिटीज, रीड के साथ राइट भी अलाउ करवा दिया, राइट के साथ रीड भी अलाउ करवा दिया, और रीड के साथ रीड तो ऑलरेडी अलाउड था। इसका मतलब है पहले 25% पैरेलल एक्टिविटी अलाउड थी, अब हमने उसको बढ़ा के 75% कर लिया। हमने मेक श्योर कर लिया कि कभी भी आपके पास फैंटम टपल्स की प्रॉब्लम भी ना आए, कैस्केडिंग अबॉर्ट की प्रॉब्लम भी ना आए आपके पास, और ये दोनों प्रॉब्लम्स भी हमने क्या कर ली? रिजॉल्व कर ली। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जो कोई बात इसमें से समझ ना आई हो तो वो मुझसे पूछ ले, वरना फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है सब लोगों को ये? यस सर। अच्छा, कोर्स हमारा ऑलमोस्ट फिनिश है। एक आधी चीज़ है, कुछ होते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, ये कुछ हमने जिक्र पहले भी कर दिया था, बस उसको हम एक दफ़ा रिवाइज कर लें। डेटाबेस ऑब्जेक्ट में सबसे पहले आ जाता है रिलेशन, जिसको हम टेबल भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास डाटा रोज और कॉलम्स की फॉर्म के अंदर होता है, और टेबल को अगर रिलेशन हमने कहना है तो उसका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है। पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं इसमें। सेकंड, इंडेक्सेस। इंडेक्सेस हमारे पास डाटे को ज़्यादा एफिशिएंटली एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप लोगों ने कभी इंडेक्स इस्तेमाल किए? नॉट इन डेटाबेस, एनीवेयर, किसी किताब में किसी जगह पे आपने इंडेक्स देखा है कभी? यस सर, तो जो शुरू में ही जो पेज नंबर लिखा होता है चैप्टर वाइज, इस तरह से इंडेक्स होते हैं ना, फाइंड करने में इजी हो जाता है फिर। हाँ वलीद, वेरी गुड। लेकिन वो जो स्टार्ट में होते हैं ना, वो इंडेक्स नहीं होता, वो कंटेंट्स होते हैं। Indexes लास्ट पे होते हैं वो। जी एफशीन बिल्कुल लास्ट में होता है, और इसका फायदा क्या होता है? सर रेफरेंस दिया होता है कि ये चीज यहाँ पर है, पेज नंबर वगैरह किस और चीज में टॉपिक मदद नेम। देता है इंडेक्स? सर अक्सर कीवर्ड्स सर लिखे डिफरेंट होते हैं टॉपिक्स ना। फाइंड करने। सर्चिंग में मदद देता है। सर्चिंग बड़ी आसान हो जाती है अगर इंडेक्स मौजूद हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेज नंबर लिखा होता है ना उसका, कीवर्ड्स के लोकेशन आगे। बताइए। सर टॉपिक का नाम लिखा होता है, उसके सामने उसका पेज नंबर लिखा होता है। एक और वजह भी है इसकी, सिर्फ पेज नंबर से आसानी नहीं होती। जी सर सब एक ही जगह पे लिखे होते हैं, मतलब उसी जगह पे मोस्टली एक दो पेजेस के अंदर ही जो भी हमें कोई टॉपिक चाहिए। सॉर्टेड होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि वो सॉर्टेड होते हैं। दूसरा, उनका साइज कम होता है, जैसे कि किसी ने कहा है यहाँ पे। तो दो खास बातें हैं इंडेक्स के अंदर, एक वो सॉर्टेड होते हैं, दूसरा उनका साइज कम होता है। सो पूरी किताब में से किसी चीज़ को ढूंढने की निस्बत इंडेक्स में से ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान होता है। यही सेम इंडेक्स हम डेटाबेस में इस्तेमाल करते हैं कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी की के ऊपर इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट ही लगा होता है। तो वहाँ पे
प्राइमरी की सॉर्टेड हालत में आ जाती है और उसके आगे उसका क्या पड़ा होता है हमारे पास, रो आईडी, जिसको एड्रेस ऑफ अ रिकॉर्ड बोलते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, रो आईडी को हम एड्रेस ऑफ अ रिकॉर्ड बोलते हैं। तो इंडेक्स भी एक टेबल होता है जिसमें वो वाला एट्रीब्यूट होता है जिसमें जिसके ऊपर इंडेक्स लगता है और आगे उसकी पोजीशन या लोकेशन पड़ी होती है जिसको हम रो आईडी बोलते हैं, एड्रेस ऑफ अ रिकॉर्ड। तो ये 2 कॉलम का टेबल होता है, लेकिन ये टेबल नहीं है, ये इंडेक्स है। इसका पर्पस ही इंडेक्स है और इसका पर्पस ही सिर्फ सर्चिंग है। अब ये जो इंडेक्स हमारे पास है ये इंटायरली एक डिफरेंट चीज़ है, इसका कुछ लेना देना नहीं टेबल या रिलेशन के साथ, लेकिन ये भी किसके फॉर्म में पड़ा होगा, टेबल की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट आर रिलेशनल डेटाबेस, और रिलेशनल डेटाबेस में जो कुछ भी होगा इन अ फॉर्म ऑफ रिलेशन होगा। तो रिलेशन तो रिलेशन की फॉर्म में होता ही है, इंडेक्स भी किस फॉर्म में पड़ा होता है, रिलेशन की। यानी इंडेक्स वाला जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, उसमें 2 कॉलम्स होंगे। एक में वो वाला कॉलम होगा जिसके ऊपर इंडेक्स लगाया गया, सॉर्टेड हालत में पड़ा होगा, और हर वैल्यू के सामने उसका रो आईडी लिखा होगा जिसको एड्रेस ऑफ अ रिकॉर्ड बोलते हैं। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स की हमने बात कर ली। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन सा आ गया, टेबल या रिलेशन जिसको हम बोलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आ गया, इंडेक्स, जो सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी बहुत सारी डिटेल है, वो हम फिर कभी किसी और कोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे। लेकिन इंडेक्स भी किस फॉर्म के अंदर पड़ा होता है, रिलेशन की फॉर्म में। 2 कॉलम्स का एक टेबल होता है जो हमारे पास पड़ा होता है और वो इंडेक्स के तौर पे बिहेव कर रहा होता है। फिर हमारे पास आ जाता है सीक्वेंस। सीक्वेंस जो तीसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास है ओरेकल के अंदर, वो किस तरह काम करता है। एक टेबल मैं आपको देता हूं, उस टेबल की हेडिंग्स सुने क्या क्या है। उसका में होगा सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस टाइटल, स्टार्टिंग वैल्यू, इंटरवल, मैक्सिमम वैल्यू, साइक्लिक, नो साइक्लिक। अब मुझे कोई रिपीट कर देगा मैंने हेडिंग्स क्या बताई हैं इस टेबल की, सीक्वेंस के टेबल की हेडिंग क्या बताई है मैंने। सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस टाइटल, स्टार्टिंग वैल्यू, इंटरवल, मैक्स वैल्यू, साइक्लिक, नो साइक्लिक। और एक और वैल्यू एंड में ऐड कर ले, नेक्स्ट वैल्यू। आखिरी हेडिंग क्या होगी, नेक्स्ट वैल्यू। अब होगा क्या, मैं सीक्वेंस का नाम रख देता हूं एम्प्लॉय अंडरस्कोर सीक्वेंस, और स्टार्टिंग वैल्यू दे देता हूँ 10, इंटरवल दे देता हूँ 5 का, मैक्सिमम वैल्यू दे देता हूँ 500। तो अब ये सीक्वेंस क्या करेगा, वैल्यूज जनरेट करना शुरू कर देगा। 10, पहली वैल्यू 10, इंटरवल 5 का है तो अगली 15, 20, 25, 30, इस तरह वैल्यूज जनरेट होती जाएंगी। और मैक्सिमम वैल्यू 500 है तो ये 500 वैल्यूज जनरेट कर देगा। मैक्सिमम वैल्यू आप अनलिमिटेड लिखते हैं रख देंगे तो ये अनलिमिटेड वैल्यूज जनरेट कर देगा, ये कभी भी कोई लिमिट नहीं होगी, वैल्यूज जनरेट होती रहेंगी। इसका एडवांटेज क्या होता है, 50 लोग बैठे हैं और वो एंटर कर रहे हैं। अब 50 लोगों को प्राइमरी की अलग-अलग एंटर करनी है तो वो एक दूसरे से पूछ पूछ के करेंगे कि यार ये 1 से 50 तक मैं कर रहा हूँ, 50 से आगे वाली तुम कर लो, लेकिन फिर भी एरर आ सकता है। लेकिन अगर हम सीक्वेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिसने भी वैल्यू इंसर्ट करनी होगी प्राइमरी की वैल्यू एंटर करने के बजाय वहां पे क्या करेगा, सीक्वेंस डॉट नेक्स्ट वैल्यू लिख देगा। जैसे ही वो सीक्वेंस डॉट नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा, नेक्स्ट वैल्यू का जो कॉलम होगा उसमें जो भी वैल्यू होगी वो उसको मिल जाएगी। अगर 50 लोग इकट्ठे भी वैल्यू मांग लेते हैं तो हर एक को डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो पैरेलल इंसर्शन के अंदर सीक्वेंस बहुत मदद करता है और ये कभी भी कोई गलती नहीं होने देता। तो सीक्वेंस एक प्रोग्राम है, एक हमारे पास छोटा सा फंक्शन हमने लिखा हुआ है जिसका काम है सीक्वेंस में वैल्यू जनरेट करके हमें देना। लेकिन डेटाबेस क्योंकि रिलेशनल है तो रिलेशनल डेटाबेस में सीक्वेंस भी किस फॉर्म के अंदर पड़ा होगा, इन अ फॉर्म ऑफ अ रिलेशन और टेबल। ये भी टेबल या रिलेशन की फॉर्म के अंदर ही पड़ा होगा। और ये टेबल और रिलेशन सीक्वेंस का कहाँ पड़ा होगा, ये मेटा डाटा का पार्ट होगा। अब अगर हमारी डेटाबेस में 50 सीक्वेंस इस्तेमाल हो रहे हैं तो यहाँ पे 50 रिकॉर्ड होंगे इस टेबल के अंदर, और वो उन पैरामीटर्स और वैल्यूज जो हमने अपने टेबल के अंदर मेंशन कर दी उसके मुताबिक वैल्यूज जनरेट करेगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मेंशन करे। जी
सबको क्लियर है? यस सर। ठीक। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ट्रिगर्स। ट्रिगर्स भी पहले भी आपको बताए थे, मैं दोबारा मेंशन कर देता हूं। ट्रिगर हमारे पास एक प्रोग्राम होता है लिखा हुआ। हमारे पास कंस्ट्रेंट्स में 5 कंस्ट्रेंट्स हैं जो जनरल कंस्ट्रेंट हैं, हर डेटाबेस में मौजूद होते हैं। नॉट नल, यानी नॉट नल लगा देंगे तो उस एट्रीब्यूट के अंदर नल वैल्यू अलाउड नहीं होगी। प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं और चेक का कंस्ट्रेंट। ये 5 कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या है, जर्नल अवेलेबल हैं हर काम के। प्राइमरी की होगा तो उसमें प्राइमरी की के तमाम रूल अप्लाई हो जाएंगे उस एट्रीब्यूट पे। फॉरेन की पे फॉरेन की वाले हो जाएंगे। यूनिक में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। और चेक का कंस्ट्रेंट जनरली क्या करते हैं, रेंज के लिए हम अप्लाई करते हैं कि सैलरी की रेंज में कहता हूँ 5,000 से 1 लाख है, तो चेक लगा देंगे तो मिनिमम वैल्यू 5,000 से कम नहीं आने देगा और मैक्सिमम वैल्यू 50,000 से ज़्यादा नहीं आने देगा। तो जो वैल्यू हम मेंशन कर देंगे ये उस रेंज के अंदर वैल्यूज़ को वैलिडेट कर देंगे। लेकिन मेरे बिजनेस रूल्स हमेशा इतने सिंपल नहीं होते, समटाइम वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर एम्प्लॉय के टेबल में किसी एम्प्लॉय की सैलरी 5 लाख से ज़्यादा हो जाए तो उस रिकॉर्ड को निकाल के आप ले जाएं ऑफिसर्स के टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल। तो अब आपने एक प्रोग्राम लिखना, उस प्रोग्राम ने करना है जैसे ही ये वैल्यू एम्प्लॉय के टेबल में सैलरी की वैल्यू 5 लाख से इंक्रीज होती है तो आपने उस टेबल को वहां से डिलीट करना है और डिलीटेड रिकॉर्ड को उठा के ऑफिसर्स के टेबल में इंसर्ट कर देना है। इसके लिए आपने कोड लिख लेना है। ये जो कोड आप लिखेंगे, ये जो प्रोग्राम आपने लिख ली है, अब मैं चाहता हूं कि ये ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर दे, तो मैं इसको डेटाबेस के इवेंट पे सेट कर दूंगा। डेटाबेस के इवेंट्स कौन से होते हैं, इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इवेंट हैं। तो इनमें से किसी इवेंट पे सेट कर दूंगा। तो एम्प्लॉय के टेबल में जब भी अपडेशन होगी सैलरी पे और वो सैलरी की अपडेशन वैल्यू को 5 लाख से ज़्यादा कर देगी तो ये वाला प्रोग्राम ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा। ऑटोमेटिकली रन होना, फायर होना, ट्रिगर होना, इन तीनों बातों का एक ही मतलब है। ट्रिगर जो होता है ये वो है जो रिवॉल्वर के ऊपर बटन नहीं लगा होता, उसको हम ट्रिगर बोलते हैं। जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं तो बुलेट फायर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रिगर। तो ट्रिगर का यही वाला पर्पस हमारे पास यहाँ पे है कि जो ऑटोमेटिकली काम करे और किसी इवेंट के अगेंस्ट करे। और इवेंट कौन से हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो ट्रिगर होना, फायर होना, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना, इन तीनों बातों का एक ही मतलब है। ये एक दूसरे की जगह भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेटाबेस में ज्यादातर फ्रीक्वेंटली कौन सा यूज किया जाता है, ट्रिगर होने का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास। तो ट्रिगर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली आपका कोड होता है जो किसी इवेंट के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है और आपकी कम्प्लेक्स जो लॉजिक होती है उसको इम्प्लीमेंट कर देता है, उन कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई कर देता है जो इन 5 कॉन्स्टेंट्स के अलावा है। और वो 5 कॉन्स्टेंट कौन से मैंने मेंशन किए हैं, तो जो जर्नल तमाम डेटाबेसेस में अवेलेबल होते हैं, नॉट नल, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक और चेक, ये 5 हमारे पास जनरल कॉन्स्टेंट है। इनके अलावा कोई कंडीशन हमने लगानी हो तो ट्रिगर के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ आती है? यस सर। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ 4, 5, 6 और ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आते हैं, सिनोनिमस हैं कि हम अपने कुछ ऑब्जेक्ट्स का नाम रख लेते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जनरली क्योंकि तमाम डेटाबेसेस के अंदर अवेलेबल नहीं होते तो हम उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। ये 4 हम जनरली इस्तेमाल करते हैं तो इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें किसी ने कोई और बात पूछनी है तो वो पूछे, वरना फिर हम पेपर के मुतालिक डिस्कस कर लें। सर इनकी स्लाइड्स मिल सकती हैं? जी जी, सर स्लाइड्स जो अभी आज हमने पढ़ा है इसकी स्लाइड्स। या ये लेक्चर ही सुन लेना, स्लाइड्स में ना आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। वो बहुत सारी, आप नेट पे सर्च करें आपको बहुत सारा मटेरियल इसका मिल जाएगा, लेकिन लेक्चर सुन लो, अभी कंसेप्ट बना लो, यही काफ़ी है। अच्छा जी, पेपर जो हमारे पास आएगा, ईआरडी हम उसमें करेंगे। ईआरडी होगी, नॉर्मलाइजेशन होगी, ट्रांजैक्शन होगी, एसिड प्रॉपर्टीज होंगी, और कोई एक आधा क्वेश्चन शायद मैं ये ऑब्जेक्ट्स में से भी पूछ लूँ। और एमसीक्यूज ही आपके पास आ रहे हैं तो आपने अच्छी तरह तैयारी करनी है
और कोशिश करना है कि बहुत अच्छा पेपर करें। और सर रैकल नहीं चल रहा, कल लैब का पेपर और आज रैकल नहीं चल रहा, कल नहीं था चल रहा। चले, मैंने कल भी उन्हें फॉरवर्ड कर दिया था, मैं भी दोबारा चेक कर लेता हूँ। ठीक सर मिट्स का सिलेबस नहीं इंक्लूडेड क्या? मिड से पहले वाला इंक्लूडेड नहीं करेंगे, हम बाद वाले करेंगे सर। और सर फाइनल लैब की पेपर वेटेज कितनी है? अब का पेपर आज देखेंगे उसके हालात के, मैं 30 to 40% के वेटेज तो होनी चाहिए उसकी। सर लैब के एग्जाम में ट्रांजैक्शंस वगैरह इंक्लूड हैं? वो आपके टीएस ने आज से आपको कोऑर्डिनेट कर लें, वो आपको। सर टीए कुछ बता ही नहीं रही, मैंने कल के उनको 3-4 मैसेज किए हैं, वो रिप्लाई नहीं कर रही। मैं आज आ जाएगा रिप्लाई आपको, जो भी स्केड्यूल होगा वो आज आप लोगों को आ जाएगा। पेपर कब है आप लोगों का? सर कल सुबह 8:30 बजे, 8:30 से ठीक 9:30। ठीक हो। सर वो मेरे क्विज 1 के मार्क्स नहीं लगे अभी तक, मैंने टीएस को मेल किया है, वो रिप्लाई नहीं कर। चले, मैं अब आप लोग पेपर दें, पेपर के बाद जिस दिन मैंने रिजल्ट फाइनल करना होगा ना, मैं इसको देखूंगा। मुझे आपका कब मेल की थी आपने मुझे? 2 परसों की थी और उससे 1 दिन पहले भी की थी। आपने नेक्स्ट फ्राइडे को मुझे मेल करनी है, जब मैं रिजल्ट बनाना शुरू करूंगा, बल्कि नेक्स्ट मंडे को आपने मुझे मेल करनी है। चलें ठीक। चलें जी, बहुत शुक्रिया, विश यू गुड लक। ये पहली मेरी वर्चुअल क्लास थी जिन लोगों से कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो अल्लाह करे आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ गया हो, क्योंकि आप लोगों का कोर्स इंपॉर्टेंट था। तो बहरहाल विश यू गुड लक, पेपर की तैयारी करें, इंशाल्लाह पेपर वाले दिन मुलाकात होती है। इंशाल्लाह सर। सर पेपर में कितने एमसीक्यूज आएंगे? 40 होंगे। थैंक यू।